नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, आज हम ले आए हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट, नज थ्योरी, बाउंडेड रैशनैलिटी, संक कोस्ट फैलेसी, और इसको एक बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे। तो क्या आपको पता है कि जब आप बहुत बड़े मॉल में जाते हैं या जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, तो जो कैश काउंटर होता है, जो बिलिंग काउंटर होता है, उसके पास में हमेशा चॉकलेट्स या टॉफियां क्यों रखी हुई होती है? या फिर जब आप सिनेमा घर में जाते हैं और 500 रुपए का टिकट खरीद करके मूवी देख रहे होते हैं और मूवी जो है वो अच्छी नहीं होती है, फिर भी आप उस मूवी को पूरा देखते हैं, ऐसा क्यों है? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जो है हम देखेंगे आज की हमारी क्लास बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की वो 3 महत्वपूर्ण थ्योरीज, जिसको पढ़ करके आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहता है कि इंसान हमेशा रैशनल होता है, तार्किक होता है, उसको देखेंगे कि कैसे रियल वर्ल्ड में क्या इंसान वास्तव में रैशनल होता है या फिर कुछ खास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है या कुछ मैं कहूं कि मेंटल कुछ पैटर्न है जिनसे इंसान जो है वो डिसीजन लेता है। तो आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज जो हम थ्योरीज करने जा रहे हैं वो हम करेंगे नज थ्योरी, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड संक कोस्ट फैलेसी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की हमारी पहली थ्योरी, जिसको हम बोल रहे हैं नज थ्योरी, जो कि दी गई थी रिचर्ड थैलर और कैस सनस्टेन के द्वारा। ठीक है, तो रिचर्ड थैलर और कैस सनस्टेन को 2017 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नज थ्योरी है उसमें कई बार ये क्वेश्चन बन करके आता है कि नज जो है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो नज का मीनिंग होता है कोहनी मारना, और कोहनी मार करके आगे धकेलना। जब हम कई बार ऐसे होता है ना कि अपने को कोई चीज जो है वो हम पसंद करते हैं, तो हम अपने दोस्त को जो ऐसे कोहनी मार देते हैं, कोहनी मार करके उसको जो है वो बताते हैं, उसको उस चीज के लिए जो है आगे बढ़ने का जो है वो संकेत देते हैं। सेम उसी इवेंट से इंस्पायर होकर के रिचर्ड थैलर ने कहा है कि नज यानी कि आपको प्रोत्साहित करता है सही डिसीजन लेने के लिए। वो कोहनी मार रहा है आपको, कौन कोहनी मार रहा है ये अभी हम बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके फायदे के लिए, यानी कि उस व्यक्ति के फायदे के लिए या फिर सोसाइटी के फायदे के लिए अच्छा डिसीजन जो है वो दिलवाना है, सही डिसीजन जो है वो उसको दिलवाना है, तो आप जो है ना तो उसके ऊपर कोई बाउंड्रीज लगा रहे हैं, यानी कि बिना कोई बाउंड्रीज के, बिना कोई पेनल्टी के, ठीक है, आप उसको सही डिसीजन जो है वो कैसे दिलवाएंगे, यही कहता है आपका नज थ्योरी। तो समझिए नज थ्योरी क्या कह रहा है। नज थ्योरी ये कह रहा है कि एक इंसान को बिना किसी बंधन के, बिना किसी पेनल्टी के सही डिसीजन कैसे दिलवाया जाता है, उसे हम कहते हैं नज थ्योरी। ठीक है, और कैसे दिलवाया जाता है वो कहता है कि चॉइस आर्किटेक्चर के द्वारा दिलवाया जा सकता है। तो चॉइस आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये कहता है कि सपोज कीजिए बच्चे जो हैं, एक स्कूल है और एक स्कूल में बच्चों की जो है वो कैंटीन है। ठीक है, तो कैंटीन के अंदर आपको पता है कि वार्डरोब्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी अलमीराज होती है जिनके ऊपर जो है सामान रखा जाता है। या आप जब मॉल में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं तब भी आप ऐसा देखते हैं कि आपके सामने जो है बहुत सारी रोज में जो है वो वार्डरोब्स लगी होती है और उनमें सामान जो है वो व्यवस्थित किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप जब कैंटीन की बात कर रहे हैं कि कैंटीन में जो बच्चे हैं उनको हमें अच्छा खाना जो है, यानी कि हेल्दी जो फूड है वो खिलाना है, और हमें जो है ये बाउंड नहीं करना उनको कि भाई वो चाइनीज फूड नहीं खाएंगे, उनको जो है बंधन में नहीं लेके आना, या वो चाइनीज फूड खाएंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी, ऐसा हम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि बच्चों को अच्छा फूड मिल जाए, वो चीज करनी है। ठीक है, तो हम ये डिसीजन कैसे कर सकते हैं, ये नज जो है, नज थ्योरी में आपको रिचर्ड थैलर कहते हैं। रिचर्ड थैलर कहते हैं कि जहां बच्चों की आई लाइन है, आई लाइन का मतलब बच्चों का जो फेस जा रहा है और जो सामने उसको दिख रहा है, उस रो में, यानी कि इस ये जो रो है, इस रो के अंदर जो है आप अच्छे वाला फूड, यानी कि जो भी आपका आप ये मान रहे हैं कि ग्रीन सैलेड्स हैं या भी कोई भी जो है वेजिटेबल्स हैं, आपको वो बच्चों को खिलानी है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर जो है उन चीजों को रख दें।
यानी कि जो आपको जो है बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए जो अच्छी चीज चाहिए वो उनकी आई लाइन के ऊपर आप जो है वो छोड़ दें, ठीक है। और जो दूसरी चीजें हैं जिनसे आपको उनको दूर करना है वो आप जो है इससे ऊपर यानी कि आई लाइन से ऊपर या आई लाइन से नीचे जो है वहां पर आप रख दें, जिस वजह से क्या होगा कि बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो आई लाइन के सामने उनको दिख रहा है उस वाली टोकरी से जो है वो चीजों को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नज थ्योरी, ये क्या कह रही है नज थ्योरी, ना तो उस बच्चे को मना कर रहा है कि आप चाइनीज फूड नहीं खाएंगे, ना वो ये कह रहा है कि आप चाइनीज फूड खाएंगे तो आपकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। जस्ट उस आई लाइन पर उन चीजों को व्यवस्थित करने से बच्चा जो है वो हेल्दी जो फूड है, हेल्दी जो चीजें हैं उनको सिलेक्ट कर पा रहा है और अपना जो है वो सही डिसीजन ले पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है नज थ्योरी, जिसमें आप जो है ये देखते हैं कि चॉइस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं और ये आपको प्रोत्साहित करता है। जैसे आपका दोस्त जो है वो आपको प्रोत्साहित करता है कोहनी मार करके कि भाई चलो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही नज का मतलब होता है कोहनी मारना। तो कोहनी मारने का मतलब यहाँ क्या है, जो इवेंट आपकी रियल लाइफ में हैपन हो रहे हैं, जहां आपका दोस्त जो है आपको प्रोत्साहित करता है किसी भी चीज को करने के लिए, वैसे ही चॉइस आर्किटेक्चर जो है वो आपको कोहनी मार रहा है, वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है जो बिल्कुल आपके सामने पड़ा है उस चीज को उठाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो थ्योरीज है नज थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत बार जो है ये यूजीसी नेट और एस्टेट के एग्जाम, जो भी बड़े अच्छे एग्जाम हो उनमें बार बार पूछी जाती है नज थ्योरी क्या है और क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो सुपरमार्केट के अंदर यानी कि जब भी आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल में जब आप जाते हैं तो मॉल के अंदर मिडिल जहां पर आपकी आई लाइन होती है वहां पर जो है वो उन वस्तुओं को रखते हैं जो वो बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ये कह देते हैं कि भाई जो भी आपकी एसेंशियल गुड है, यानी कि जो भी आपका नमक है, जो भी मिर्च हल्दी जितने भी मसाले हैं उनको बहुत ऊपर रखते हैं मॉल वाले, और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको जो है वो बिल्कुल सामने रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो वो किस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस इकोनॉमिक्स मानसिक या मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकल फैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो नज थ्योरी से इंस्पायर होकर के कि जो एकदम से सामने दिखता है वो उस व्यक्ति को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, कोहनी मारता है, जिसको नज थ्योरी जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो नज थ्योरी दिया गया रिचर्ड थैलर के द्वारा, कैश सस्टेन जो है इन दोनों ने दिया था और इन दोनों को 2017 के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो मिला है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी आ जाती है, वो आपकी आती है बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी, ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी यानी कि सीमित और तार्किकता, ठीक है ना। सीमित तार्किकता, सीमित तार्किकता का मतलब कि ये हर्बर्ट जो साइमन है जिन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी की जो थ्योरी दी है, वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जैसे हम हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात करें या हम हमारे जो पारंपरिक अर्थशास्त्र की बात करें, तो पारंपरिक अर्थशास्त्र ये कहता है कि सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है वो बहुत रैशनल हैं और वो रैशनल डिसीजन लेकर के अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो प्राप्त करते हैं। ये हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। लेकिन जो हर्बर्ट साइमन है वो ये कहते हैं कि नहीं, सारे के सारे, या मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रैशनल नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है? यानी कि इसको वो एक वर्ड देते हैं, वो कहते हैं कि होमो इकोनॉमिकस नहीं होता है, होमो इकोनॉमिकस नहीं होता है। इसका मतलब होमो इकोनॉमिकस का क्या मतलब हुआ? होमो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ रैशनल पर्सन, ठीक है ना। यानी कि ऑल पर्सन आर रैशनल, ठीक है, कि सारे जो व्यक्ति हैं वो क्या है, रैशनल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमो इकोनॉमिकस। वो कहता है कि सारे व्यक्ति जो है वो होमो इकोनॉमिकस नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी जो तार्किकता है वो सीमित होती है, उनकी जो रैशनैलिटी है वो सीमित होती है। और वो सीमित क्यों होती है? वो कहता है कि इसके पीछे की 3 बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। 3 बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है? वो कहता है कि एक जिसको हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है और उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, यानी कि उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजों को जो है वो कंपेयर कर सके, जिसको वो कॉग्निटिव लिमिट भी कहता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, और उन सारी चीजों को यानी कि वो अपने दिमाग पर जो है सारी चीजों को क्या कर सके,
कि सभी चीजों का कंपैरिजन कर पाए, इसलिए वो कहता है कि सारी चीजों को वो कंपैरिजन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव जो है उसकी भी लिमिट है, यानी कि उसके दिमाग की भी लिमिट है। वो हर जगह पर जो है 10-20 हजार जो चीजों को एक साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, वो 5-7 चीजों को एक साथ कंपैरिजन कर पाता है। इसके लिए वो एक एग्जांपल देता है। इसके लिए वो क्या एग्जांपल देता है, वो ये कहता है, देखिए समझिए, वो कहता है कि जब आपको एक 10 या 20 हजार रुपए का मोबाइल फोन जो है वो परचेज करना होता है, ठीक है, 10 से 20 हजार रुपए का जब आप मोबाइल परचेज कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप 4 से 5 मोबाइल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आप 10-20 हजार के सारे ही मोबाइल्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, आप उनमें से गिने चुने 4-5 या 2-3 जो मोबाइल फोन हैं उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और जब उनमें से, अभी ध्यान से समझना, उनमें से जो आपका सेटिस्फाइंग कर देता है, जो आपको जो है आपके लिए गुड इनफ है, ये सेटिस्फाइंग कंसेप्ट क्या कहता है, जो आपके लिए गुड इनफ है। यस बच्चे, आपकी स्क्रीन जूम हो गई। 1 सेकेंड। जो आपके लिए गुड इनफ है उसको आप जो है वो खरीद लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो जो है ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बाउंड्रीज हैं व्यक्ति विशेष की, यानी कि 3 बाउंड्रीज कौन सी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम, कॉग्निटिव लिमिट। और इन 3 बाउंड्रीज के चलते वो उस, यानी कि जो आप कहते हैं ना मैक्सिमम यूटिलिटी का कंसेप्ट, उस मैक्सिमम यूटिलिटी के कंसेप्ट पे नहीं जाता, वो सेटिस्फाइंग कंसेप्ट पे चला जाता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो रैशनल नहीं होता है, और दूसरा हम जो ये कहते आ रहे हैं कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी को प्राप्त करता है, वो कहता है कि नहीं, वो सेटिस्फाइंग कंसेप्ट पर आ जाता है। सेटिस्फाइंग कंसेप्ट का मतलब जो उसके लिए गुड इनफ है, जो उसके लिए ठीक है, यानी कि जो उसकी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है। ये आपको ध्यान करना है। सेटिस्फाइंग कंसेप्ट क्या कह रहा है, जो उसके लिए गुड इनफ है, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो न्यूनतम आवश्यकता को जो पूरा कर रहा है उसको बस उतना ही चाहिए जो उसकी आवश्यकता को कंप्लीट कर रहा है। तो जब 4-5 मोबाइलों में से आप सिलेक्ट करते हैं, उस मोबाइल को आप सिलेक्ट करते हैं जो आपकी न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम जो आपकी नेसेसिटी है उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इसको वो बोलते हैं सेटिस्फाइंग कंसेप्ट। तो 3 बाउंड्रीज और सेटिस्फाइंग कंसेप्ट के साथ में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये आपका कहलाता है बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। फिर जो हमारी तीसरी जो कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं संक कोस्ट फैलेसी, ठीक है। तो संक कोस्ट फैलेसी का जो कंसेप्ट है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या कहता है समझ लीजिए। जैसे ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आप जो है वो एक सिनेमा घर में चले जाते हैं और सिनेमा घर में 500 रुपए का टिकट लेकर के और मूवी देखने लगते हैं। जैसे ही 15-20 मिनट होती है आपको समझ में आ जाता है कि ये मूवी जो है बिल्कुल बकवास है, ठीक है, और आपको सर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस मूवी को कंप्लीट देख करके ही बाहर आ रहे हैं। देखिए रैशनैलिटी क्या कहती है, रैशनैलिटी तो ये कहती है कि अगर बकवास मूवी है और पैसा आपका डूब गया है तो पैसे को तो डूब जाने दीजिए, आप आगे के समय को खराब ना कीजिए। यानी कि 15 मिनट बाद आप उस जगह से उठ करके बाहर आ जाइए, ताकि आपके जो पैसे डूबने थे वो तो डूब चुके, लेकिन जो आपका समय है उसको आप बचा लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो 500 रुपए जो है वो लगा रखे हैं, उस 500 रुपए का निचोड़ निकालने के लिए, उस 500 रुपए की जो है यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने 3 घंटे वहां पर खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं संक कोस्ट फैलेसी। और इसी को हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल ये कहता है कि सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए और कोई फैक्ट्री जो है वो ओपन कर ली, ठीक है ना। 10 लाख रुपए लगा करके जब आपने कोई फैक्ट्री ओपन किया, वो 10 लाख रुपए आपके डूब गए, लेकिन अभी भी आप उसके ऊपर जो है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 लाख लगा रहे हैं, 7 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि पहले ही मैं इस पे 10 लाख रुपए लगा चुका हूं और मेरे डूब चुके हैं, तो मैं और लगा करके उसको प्राप्त कर लूं। जबकि आपको पता है कि वहां से आपको कोई रिटर्न नहीं आने वाले हैं, वो आपके डूब चुके हैं। तो संक कोस्ट क्या कहती है, संक कोस्ट कहती है जो पैसा आपका डूब चुका है, जो कभी वापिस नहीं आएगा, उसे हम संक कोस्ट कहते हैं। तो यहां पर आपका एक जो नियम है वो आपका आता है रैशनल रूल। जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज,
ठीक है ना। संक कोस्ट फैलेसी क्या कहती है? देखिए संक कोस्ट फैलेसी जो है वो यही कहती है कि व्यक्ति जो है वो रैशनल रूल पर नहीं चल रहा है। रैशनल रूल क्या कहता है? रैशनल रूल तो ये कह रहा है कि अगर आप जो है 15 मिनट बाद में आपको ये आइडिया हो गया कि 500 रुपए तो डूब गए, लेकिन अब बाकी के जो भी आपके मिनट्स हैं यानी कि 2 घंटे और 45 मिनट जो आपके बाकी हैं, वो 2 घंटे 45 मिनट तो बचाओ। रैशनल रूल ये कहता है, ठीक है ना। यानी कि आप आगे जो है, आगे फ्यूचर में आप जो अच्छा कर सकते हैं आप उसके ऊपर चलें, क्योंकि वो पीछे जो आपका बुरा होना वो हैपन हो चुका है। तो आगे आप अच्छा जो होना है आप उसके ऊपर चले। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पीछे हमारे साथ नुकसान हो चुका है हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से हम उसके साथ चिपके रहते हैं और जिस वजह से हमें जो है वो और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसको संक कोस्ट फैलेसी का जो थ्योरी है वो कहा जाता है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ये जो कोस्ट है, संक कोस्ट फैलेसी, या इकोनॉमिक्स के अंदर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या कहता है ये आपको समझ में आ गया। इसमें एक रैशनल रूल है, संक कोस्ट क्या होती है वो आपने देख लिया, और क्या कैसे एक वर्क करता है ये भी आपने जो है वो समझ लिया है। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट फेलियर के बारे में, कि मार्केट जो है वो कब फेल हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट जब फेल होगा जब मार्केट में पावर होगी, चाहे वो कंज्यूमर की पावर हो, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूसर की पावर हो, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की जब पावर है तो मार्केट जो है वो आपका फेलियर हो जाएगा। दूसरा, जब इम्परफेक्ट नॉलेज हो, जिसको हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखिए एक होता है सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो सभी को एक समान इंफॉर्मेशन है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि सभी को एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं है, समान इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि किसी को इंफॉर्मेशन ज्यादा है किसी को इंफॉर्मेशन कम है, उसको हम बोल रहे हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि बाह्यताएं जो है अगर वो हैं तो भी आपकी जो मार्केट है वो फेल हो जाती है। अगर पब्लिक गुड है तभी भी आपकी मार्केट जो है वो फेल हो सकती है, और इन्वायरमेंटल गुड्स हैं तभी भी आपकी जो मार्केट है वो फेल हो सकती है। तो जब मार्केट फेल होती है तो वहां से आपका जो है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स यहां से आप पब्लिक इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल गुड्स यहां से आप इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जहां हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जहां पर जो आपके लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन जो है वो कम और ज्यादा है। ठीक है, यानी कि देखिए जो है एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूं, बट यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं, यानी कि मैं जो जानता हूं वो आप नहीं जानते। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें जो है वो हैपन होंगी, एक तो हिडन एक्शन होगा और एक आपका जो है हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है ना, हिडन एक्शन और हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है हिडन एक्शन, क्या होती है हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए जान लेते हैं। तो हिडन एक्शन जो होगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति को काम करने के लिए चुनते हैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना, सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति को हायर कर रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तो बी व्यक्ति जो है वो मालिक को अधूरी सूचना देता है, जैसे हम इसके बारे में बार बार बात भी करते हैं, यहाँ से आपका मोरल हैजर्ड का जो कंसेप्ट है वो भी निकल करके आता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जब वो बी को हायर करता है तो बी जो है वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना काम कर सकता हूं, लेकिन वो उतना काम जो है वहां पर नहीं करता है। तो यहां से हम श्रिंकिंग मॉडल को भी पढ़ेंगे। लेकिन हिडन एक्शन का मतलब क्या हुआ कि काम करने वाला और जो मालिक है उनके बीच में अधूरी सूचना है। ठीक है ना, जो काम करने वाला है और जो मालिक है उनके बीच में क्या है, उनके बीच में जो है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलेंगे हिडन एक्शन। लेकिन हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, हिडन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जहां पर आपको एक वस्तु विशेष के बारे में नॉलेज का अभाव होना, यानी कि यहां पर आपको किसी वस्तु की विशेषताओं के बारे में नहीं पता कि वस्तुएं कैसी हैं, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उसको हम बोलेंगे हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए इनको हम थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी, जहां पर हमने श्रिंकिंग मॉडल की बात की, हिडन एक्शन की जो बात हम पीछे करके आए हैं, हिडन एक्शन से आपका बन करके आता है एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जो कि आपकी जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दी है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है ना, जोसेफ स्टिग्लिट्ज इन्होंने ये दिया है, और ये जो मॉडल है वो आपका कहलाता है श्रिंकिंग मॉडल, जो कि श्रिंकिंग एफिशिएंसी वेज मॉडल।
ठीक है ना। तो ये मॉडल क्या कहता है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो है वो क्या कहते हैं, चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप जो है वो वेज को लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पर आपने वेज को ले लिया, ओ एक्स एक्सिस पर आपने जो है वो लेबर को ले लिया, ठीक है ना। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है लेबर की वो यहाँ पर आपका जो है वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है। यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि ये आपका डिमांड है, लेबर का डिमांड, ठीक है। जहां पर आपकी लेबर की डिमांड होगी और जहां आपका सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना पर टच करेगा, ये आपकी जो है वो वेज डिसाइड हो जाएगी, जिसको हमने रेड लाइन से दिखाया है ना। ये डब्ल्यू स्टार आपकी क्या है, डब्ल्यू स्टार आपकी वो वेज है, ध्यान से समझिएगा, डब्ल्यू स्टार आपकी वो वेज है जो मार्केट द्वारा तय की गई है, ठीक है ना। इस वेज के ऊपर क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आपको पता ही है कि जो वेज है वो डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित हुई है। क्या हुआ कि आपने किसी वर्कर को काम पे रख लिया कि मेरे को जो है मेरी एक दीवार जो है वो पेंट करवानी है, ठीक है। तो वो वर्कर जो है वो इस वेज पर, डब्ल्यू स्टार वेज पर आपके काम करने के लिए आ गया, ठीक है। लेकिन अब वो जो है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ जितना अच्छे तरीके से मन लगा करके वो काम करता है, उस काम को ना करके वो अपने आप को श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करने का मतलब कि वो उतना काम नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए, ठीक है। इसी को जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो है वो श्रिंकिंग मॉडल का नाम जो है वो देते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। अब देखिए क्या हुआ कि वेज जो है वो कम होने की वजह से अगर आप उसको, क्योंकि वो काम जो है वो कम कर रहा है, जब वो काम कम कर रहा है अगर आप उसको बाहर भी कर देंगे, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप उसको जो है ये कहेंगे कि आप काम कम कर रहे हैं और आप मेरे यहाँ काम मत करो, आप बाहर हो जाओ, चलो जाओ आप काम जो है दूसरा ढूंढो, तो उसको जल्दी ही दूसरा काम जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वेज पर जो है फुल एफिशिएंसी जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस एफिशिएंट वेज के ऊपर काम करने के लिए या काम करवाने के लिए जो है बहुत सारे लोग हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना है, तो जल्दी उसको जो है वो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस वेज पर उसको जो है वो नौकरी मिल जाएगी, इसी वेज पर उसको काम जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ क्या कहते हैं कि आप क्या कीजिए, आप उसको इस एफिशिएंट वेज से, यानी कि जो मार्केट डिटरमाइंड वेज है उससे एक्स्ट्रा वेज दीजिए, उससे ज्यादा वेज दीजिए। तो क्या कहता है वो कि यहां से आपका जो है वापिस से सप्लाई कर्व जो है वो निकल जाएगा, ये सप्लाई कर्व आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जो है उसको क्या वेज दे रहे हैं, अब आप उसको जो है वो हाई वेज दे रहे हैं, जिसको हमने जो है डब्ल्यू ही बोला है, ठीक है। अब हाई वेज जब आप दे रहे हैं तो यहां देखिए ये इतना अनएम्प्लॉयमेंट आ गया ना, क्योंकि पहले यहां पर क्या है, एल स्टार लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन अब जो है लेबर क्या होगी, अनएम्प्लॉयड होगी, क्योंकि हाई वेज पर कम लेबर की डिमांड होगी। ज्यादा जब आप वेज होगा तो डिमांड लेबर की क्या होगी, कम। जब लेबर की डिमांड कम है तो लेबर क्या होगा, अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पर हाई वेज है, तो अब अगर आप उसको ज्यादा वेज दे रहे हैं तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा वेज दे रहे हैं और अगर आपने उसको अपने घर से काम करने से हटा दिया तो उसको हाई वेज पर काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको ध्यान करना है, ये आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो श्रिंकिंग मॉडल जो है वो ये कहता है कि आप जो है, ठीक है ना, एक व्यक्ति जो श्रिंक कर रहा है, काम कम करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप तीन तरीके से जो है टैकल कर सकते हैं। एक, आप उसको जो है आपकी जो मार्केट वेज रेट निर्धारित है उससे ज्यादा वेज दे करके आप उसको जो है उस श्रिंक करने से रोक सकते हैं। दूसरा, मॉनिटरिंग करके प्रॉपर अगर आप उसको मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे इसी वेज के ऊपर हम अगर बात करें तो इसी वेज पर अगर आप उसके पास खड़े रहते हैं कि भाई आप काम नहीं कर रहे या वो बार बार बैठ रहा है, तो आप जब भी जाएंगे तो वापस से खड़ा होकर के काम लग जाएगा। तो अगर आप उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं या आपने सीसीटीवी लगा रखा है, तो आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें होती हैं कि एक स्पेशल जो है वो मैनेजर भी इसी वजह से रखा जाता है कि बार बार जो है वो
एक राउंड लगाए और लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो काम से दूर हैं, वो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो मॉनिटरिंग जो है उससे भी आप उसको श्रिंक करने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप एफिशिएंसी वेज, यानी कि जो आपकी वेज है उससे ज्यादा वेज देकर के उसको श्रिंक करने से मना कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करके भी आप उसको जो है वो कम काम करने से या श्रिंक होने से जो है उसको रोक सकते हैं। तीसरा जो है वो ये कहता है कि आप उसको काम पूरा होने के बाद पेमेंट करें, यानी कि आप पेमेंट को होल्ड कर लें, होल्ड द पेमेंट। पेमेंट अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो क्योंकि उसको पेमेंट मिला नहीं, अगर आप उसको पहले ही पेमेंट दे देंगे तो वो श्रिंक करेगा, क्योंकि अब उसके पास में पेमेंट है, वो आपको मना कर सकता है कि अगर आप मेरे से काम नहीं करवाए दूसरे से करवा लो, मैंने जो इतना काम किया है उसका तो मेरे को पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि एक काम हो सकता है कि आप उसकी पेमेंट को होल्ड कर लें, कि जब तक आप काम पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, और जब तक सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो आपकी पेमेंट जो है वो रुक सकती है। ठीक है, तो होल्ड पेमेंट करके भी आप जो है श्रिंक करने से उसको मना कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करके भी आप उसको जो है वो श्रिंक करने से मना कर सकते हैं, या फिर जो वेज चल रहा है उस वेज से उसको ज्यादा वेज दे करके भी आप जो है उसको श्रिंक करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका हिडन एक्शन। अब हम चलते हैं हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ठीक है ना, तो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जो है वो देखते हैं एडवर्स सिलेक्शन, या आप यहां पर देखते हैं लेमन प्रॉब्लम। ठीक है ना, एडवर्स सिलेक्शन, ये जो पीछे हम पढ़ करके आए थे उसको हम पढ़ते हैं मोरल हाजार्ड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो मोरल हाजार्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में वो काम को करने से श्रिंक कर रहा है, काम करना जो है वो कम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मोरल हाजार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लेमन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, जिसको हम एडवर्स सिलेक्शन भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है इसको भी हम एक जो है वो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छी कारें हैं और वो उसको बेचना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति है मार्केट के अंदर जिसके पास जो है वो अच्छी कारें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है उसमें एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो खरीददार है उसको हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसको उन गाड़ियों की विशेषताओं के बारे में कम नॉलेज है। ठीक है, तो ये आप रियल वर्ल्ड या रियल फिनोमिना में देखते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको अगर गाड़ी परचेज करनी होती है तो आपको गाड़ी का इतना नॉलेज नहीं है जितना नॉलेज उस गाड़ी को बेचने वाले को है। ठीक है ना, तो बेचने वाले को ज्यादा नॉलेज है, खरीदने वाले को कम नॉलेज है। तो यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं कि एडवर्स सिलेक्शन या फिर लेमन प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, और यहाँ भी जो है ये पूरे जो गाड़ियां हैं उनका सप्लाई कर्व है। ये डिमांड है उन गाड़ियों की और ये प्राइस है उन गाड़ियों का। ठीक है, और ये क्वांटिटी जो है वो बिक रही है। सपोज करते हैं ये 80 क्वांटिटी जो है वो यहाँ बिक रही है और ये 4 लाख रुपए जो है वो डिसाइड हो गया उनका प्राइस। ठीक है ना, जो अच्छी गाड़ियां हैं उनका प्राइस। क्लियर है बात। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है वो बुरी गाड़ियां हैं और इन बुरी गाड़ियों का जैसे उनकी जो है वो 70 डिमांड की जा रही है और 3 लाख रुपए जो है वो कीमत है। अब क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि एसिमेट्रिक जो है वो इंफॉर्मेशन है, इस वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि 3 लाख की गाड़ियां मिलती हैं, एक जो अच्छी गाड़ी वाला वो आपसे 4 लाख रुपए मांगेगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छी गाड़ी वाला 4 लाख से कम कीमत देने को तैयार ही नहीं है कम कीमत में, लेकिन जो बुरी गाड़ी वाला है वो आपको उसकी और अच्छाइयां बता करके, ठीक है ना, और अच्छाइयां बता करके वो आपको जो है वो 3.5 लाख रुपए में, क्योंकि 4 लाख में तो आपको फिर वो गाड़ी ही मिल जाएगी, तो वो उससे कम कीमत रखते हुए क्या करेगा, आपको गाड़ी बेच देगा। यानी कि यहां पर 3.5 लाख रुपए में जो है वो आपको गाड़ी सेल कर देगा। तो जैसे ही ये सेल हुई, ये 70 to 80 हुई, तो आप देखेंगे कि ये भी जो है मजबूरी में इनको भी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, कम सेल करना पड़ेगा। यानी कि इन गाड़ियों की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि गाड़ी जो है, अगर मैं गाड़ी लेना जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी की डिमांड जो है वो एक बैड गाड़ी की हो सकती है, गुड गाड़ी की, इनमें से एक होगी ना। अगर मैंने बैड गाड़ी को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब जो गुड, जो अच्छी कार है उसकी डिमांड में कमी आ गई, है ना। तो
तो उसकी डिमांड में कमी जो है वो आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एडवर्स सिलेक्शन है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो बुरी गाड़ियां हैं वो आ जाती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बुरी गाड़ियां यानी कि जो बैड है वो इन हो रही है, बैड जो है वो इन हो रही है, 70 to 80 हो रही है, और जो गुड है वो आउट हो रही है, जो गुड है वो आउट हो रही है, बैड जो है वो इन हो रही है। इसी को कहा जाता है लेमन प्रॉब्लम, जहां पर अर्थव्यवस्था में जो अच्छी चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाती हैं, और जहां पर अर्थव्यवस्था में जो बुरी चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल हो जाती है। उसे हम जो है वो लेमन प्रॉब्लम कहते हैं। लेमन प्रॉब्लम, बैड इन गुड आउट। ठीक है, तो फिर इसका जो सोल्यूशन है या इसके ऊपर जो बातचीत है वो जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो है वो कहते हैं, जिसको वो नाम देते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करके हम जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे वो गाड़ी जब हम खरीदने जा रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि गाड़ी का मॉडल क्या है, यानी कि हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी कितना चला है, गाड़ी की कितनी जो है वो सर्विसेज हुई है, गाड़ी का इसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गाड़ी के टायर कब डले थे। तो ये सारे जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुई थी नहीं हुई थी, या गाड़ी पे कभी इंजन पे काम हुआ है, तो ये सारे काम जब या सारे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनिंग से हमको जो है उसकी इंफॉर्मेशन आती है, उस कार के बारे में, उस गाड़ी के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हमें भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से हम सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है स्क्रीनिंग, जो कि दिया था जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने, ये आपको ध्यान कर लेना है। दूसरा वो कहता है कि एक और मेथड है जिससे भी आप जो है वो श्योर हो सकते हैं, वो कहलाता है आपका सिग्नलिंग, जो दिया गया था माइकल स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, माइकल स्पेंसर कहते हैं कि जब सामने वाला, बेचने वाला आपको गारंटी वारंटी दे रहा है, ठीक है ना, जब बेचने वाला आपको अश्योरिटी देता है, वो कहता है कि आप इस गाड़ी को 6 महीने चलाएं या आप इस गाड़ी को 1 साल चलाएं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको जो है वापस ले लूंगा। इसका मतलब वो वारंटी ले रहा है, वो गारंटी ले रहा है, उसको माइकल स्पेंसर जो है वो कहते हैं सिग्नलिंग कर रहा है। यानी कि वो आपको सिग्नल दे रहा है कि ये गाड़ी जो है वो वास्तव में अच्छी है, ये चीज जो है, ये वस्तु जो है वो वास्तव में अच्छी है। तो 2 प्रकार से आप जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एडवर्स सिलेक्शन, उसको आप सोल्व कर सकते हैं स्क्रीनिंग और सिग्नलिंग के द्वारा। और जब आपका हिडन एक्शन है जिसमें आपका श्रिंकिंग मॉडल है, उसको आप ठीक कर सकते हैं 3 चीजों से। एक तो वेज एफिशिएंसी मॉडल, यानी कि जो वेज है उससे ज्यादा वेज डिसाइड करके, मॉनिटरिंग करके, यानी कि उसको प्रॉपर जो है आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, तब भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा, जो भी उसकी पेमेंट है उसको कुछ समय के लिए होल्ड करके, यानी कि एकदम से या फुल फाइनल पेमेंट जो है उसको आप एडवांस में ना दें, जिस वजह से आप जो है उसके श्रिंक होने को रोक सकते हैं। तो हिडन एक्शन और हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंटायर ये जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप अभी जो है वो बता सकते हैं सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहे परफेक्ट नॉलेज के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट हमें जो है वो मोटिवेट करेगा, हम आपके लिए नए जो है वो और कंसेप्ट और नई ऊर्जा के साथ उन कंसेप्ट को पूरा करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।